हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी का एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बेसिकली एक एनसीईआरटी ट्यूटोरियल है जो मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सभी का प्यार मिला तो ये एनसीईआरटी ट्यूटोरियल मैं कंटिन्यू रखूँगा। इसमें आपको एनसीईआरटी की सभी ट्यूटोरियल मिलेंगे, चाहे वो क्लास 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 8th 6th 7th कोई भी क्लास हो, आपको एनसीईआरटी के ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे। कोई भी इधर उधर से कॉपी नहीं होगी, बिल्कुल शुद्ध और प्योर एनसीईआरटी मिलेगी आपको। तो बगैर देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो टाइम था 14 जुलाई का 1789 में। सुबह सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। क्यों था अभी पता चलेगा। तो सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। यानी कि ये एक अफवाह फैली हुई थी कि जो राजा थे फ्रांस के, वो जनता पर गोली चलाने का आदेश देने वाले हैं। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे होंगे और राजा को बिल्कुल भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करने देंगे। हथियारों की खोज में वो बहुत सारे सरकारी भवनों पर हमले किए, उनमें एंट्री ली और अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला। अच्छा, ये बास्तील किले, जो बास्तील का किला है, बेस्टाइल जेल जो थी वहाँ पर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आगे पता चलेगा। तो हम आगे बढ़ें कि किले को जैसे ही उन्होंने तोड़ा, वहाँ पर भारी मात्रा में जो भी मिला, गोला बारूद, जिस जिस चीज़ को भी मिलने की संभावना थी वो सारी उन्होंने लूटी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया। मतलब जो बास्तील जो जेल थी वहाँ का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़वा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक होने के कारण बास्तिक किला लोगों की घृणा का केंद्र था। यानी कि जो बास्तील का किला था उससे लोग जो है नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजा की शक्ति का प्रतीक था। इसीलिए किले को ढा दिया गया और उसके जो भी एविडेंस थे बाजार में लोगों ने उसको बेच दिया। और इस तरीके से जो राजा का घमंड, राजा का गुरूर, जो बास्तील का किला था, उसे निस्तो नाबूद कर दिया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। यानी कि इस घटना के बाद जो भी पेरिस और उसके आसपास के जो भी रूरल एरियाज़ थे, वहाँ पर लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसे परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। यानी कि इतिहासकारों ने इस घटना को ऐसे माना कि यही घटना कारण बनी कहीं ना कहीं फ्रांस के राजा की फांसी का। अच्छा, ये फ्रांस का जो राजा था उसका नाम क्या था, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए चलते हैं हम चैप्टर के फ्लैशबैक में। तो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये बास्तील का किला है जिसको ख़त्म कर दिया गया, जिसको तोड़ ताड़ के लोगों ने इसकी हिस्सों को मार्केट में बेच दिया था। अब बात करते हैं चैप्टर के फ्लैशबैक में, स्टोरी की फ्लैशबैक में। तो बात करें सन 1774 1774 में बुर्बो राजवंश का लुइस 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी केवल 20 साल की उम्र थी और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि लुइस का राजा, मतलब फ्रांस का राजा लुइस 16 राजगद्दी पर कब बैठा? 1774 में। उसकी शादी किससे हुई? मैरी एंटोनेट से। वह कहाँ की राजकुमारी थी? वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो राजा बनने के समय उसने देखा कि उसका जो राजकोष यानी कि जो उसका खजाना है वो खाली है। लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस के
जो फाइनेंस थे वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके थे और वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। यानी कि एक तो खजाना नहीं और ऊपर से फिजूल खर्ची इतनी ज़्यादा। तो लुई 16 के शासन में फ्रांस ने अमेरिका के 13 जो कॉलोनीज़ थी उनको साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता करी। यानी कि एक तो खजाना नहीं, ऊपर से चल दिए लड़ाई लड़ने, और लड़ाई भी किससे? ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनी पर कब्जा कर रखा था। तो फ्रांस ने क्या करा, अमेरिका की वे 13 कॉलोनीज़ ब्रिटेन से आज़ाद कराई और ब्रिटेन से दुश्मनी मोल ले ली। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिबरे से भी ज़्यादा का कर्ज हो गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिबरे का बोझ लगा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज मांगने लगे थे। मतलब कि जिन्होंने भी कर्ज दिया था फ्रांस को, वो अब 10% इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे थे। इसके रिजल्ट में फ्रांस सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, क्योंकि कर्ज तो था ही और खर्चे भी बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि आपने नियमित खर्चे जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों और यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए फ्रांस को बहुत खर्चा करना पड़ता था। ऐसे में फ्रांस की सरकार के सामने टैक्स को बढ़ाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। 18वीं सदी में फ्रांस समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और केवल, याद रखना, केवल तीसरा स्टेट ही टैक्स पे किया करता था। टैक्स तो जानते ही होंगे ना, जो सरकार को दिया जाता है जनता के द्वारा, ताकि सरकार जनता के लिए काम कर सके। हालांकि आगे देखेंगे कि ये टैक्स सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग ही दिया करते थे। पहले और दूसरे स्टेट के लोगों को इस टैक्स से छूट मिली हुई थी। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। सामंती व्यवस्था का मतलब एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समाज स्तर के अनुसार बटा होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो स्तर यानी जो लेवल सबसे ऊपर होता है वही पैसे वाला और अमीर और ताकतवर होता है। पुराने राजतंत्र का पद प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। यानी कि जो मैंने आपको लेवल वाला सिस्टम बताया ना कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये सभी फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में इस्तेमाल होता था। अब हम देखें इसमें, तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें फर्स्ट स्टेट के अंदर आते थे पादरी लोग, जो चर्च के रक्षक और खुद को चर्च का कर्ता धर्ता मानते थे। दूसरे स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग, यानी कि राजा और उसके लोग। और तीसरे स्टेट में आते थे बाकी सभी बचे लोग, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, ट्रेडर, वकील, लेबर, कर्मचारी, दूसरे किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर, नौकर, ये सभी आते थे। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड स्टेट के अंदर भी डिवीज़न था, कि थर्ड स्टेट के अंदर भी लोग अमीर भी थे, मिडिल क्लास भी थे और गरीब लोग भी थे। हालांकि ये मिडिल क्लास लोग, थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास लोग ही फ्रांस में क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। आगे देखें तो इस चित्र में हमने आपको बताया कि किस तरीके से फ्रांस का समाज अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था। अब बात करें पूरी आबादी का, लगभग 90% लोग जो थे वो क्या थे? किसान थे। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या में बहुत ही कम थी। यानी कि जो ज़मीन के मालिक थे वो किसानों की संख्या बहुत कम थी। इसका मतलब कि 90% किसान तो थे, लेकिन उनमें से मोर देन 80% लोग ऐसे थे जिनकी अपनी ज़मीनें नहीं थीं। लगभग 60% ज़मीन पर तो कुलीन यानी कि सेकंड स्टेट का कब्जा था। चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों के कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही मिले हुए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार जो था वो था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। यानी कि इन लोगों को टैक्स में क्या थी? छूट थी। इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब हम बात करें
तो वह किसान से सामंती कर वसूला करते थे, यानी कि किसानों से टैक्स लिया करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए भी बाध्य थे। ये याद रखना, इसे बेगर कहते हैं, यानी कि ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब। चैप्टर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग थे उनको मजबूरी में काम करना पड़ता था, जैसे कि उन्हें काम करना पड़ता था सड़क बनवाने के लिए, या फिर उन्हें राजाओं को सेवाएं देनी पड़ती थी, और इन सभी सर्विसेज के बदले इन गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। चर्च भी किसानों से टैक्स लिया करते थे, इसे टाइद कहते थे। टाइद मतलब धार्मिक कर, यानी कि रिलीजियस टैक्स लगा करता था। और ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, यानी कि एक तरफ गवर्नमेंट को टैक्स तो देना ही पड़ रहा है, और टाइद के नाम से चर्च को भी टैक्स देना पड़ रहा है। इन करों में टाइल ये एक डायरेक्ट टैक्स होता था, और उनके अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर में जैसे कि नमक पर टैक्स, तंबाकू पर टैक्स, रोज़ाना उपभोग यानी रोज़ाना जो चीज़ें खाई जाती थी उन पर टैक्स, और इस राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, यानी कि जनता को ही सारा टैक्स देना पड़ता था। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि किस प्रकार समाज की व्यवस्था थी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेट के लोग समाज में हैं। थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, जिसमें टाइद एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्ट चर्च को जाता है। इसके अलावा एक टाइल टैक्स है जो एक डायरेक्ट टैक्स है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि तंबाकू पर, नमक पर और दूसरी चीज़ों पर टैक्स लगता था। जो लोगों की बेसिक नीड की चीज़ें होती थी वो भी उस समय टैक्स फ्री नहीं थी। तो हम ये सभी चीज़ें देखकर महसूस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनके ऊपर टैक्स का कितना भार यानी कितना बोझ था। अब कुछ एक न्यू वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे लिवरे। तो लिवरे क्या है? 1794 में ये मुद्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन 1794 से पहले फ्रांस की मुद्रा लिवरे होती थी। स्टेट, मैंने आपको बताया, समाज अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लेवल में बटा हुआ था, उसी लेवल को स्टेट कहते हैं। पादरी जो चर्च के स्पेशल काम करते हैं। टाइद एक ऐसा टैक्स जो चर्च लिया करता था। टाइल एक ऐसा टैक्स जो इनकम टैक्स की तरह, जैसे आज इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है, वैसे ही फ्रांस के अंदर टाइल के रूप में एक डायरेक्ट टैक्स सरकार को दिया जाता था। इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो कि लिखा है बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर उसको एक नज़र देखता तक नहीं। यानी कि इस इमेज से आप आइडिया लगा सकते हो कि उस समय गरीब लोगों की हालत कितनी थी। इसमें जो ये कुलीन व्यक्ति मकड़ा है, यानी कि इसे मकड़ा दिखा रखा है इस इमेज के अंदर। जो पैसे वाला आदमी है कहीं ना कहीं गरीबों का खून चूस रहा है, और किसान एक मक्खी है, और मक्खी मकड़े के जाल में फंसी हुई है। ये मजदूर क्या कह रहा है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है जीने के लिए संघर्ष किस तरीके से फ्रांस में आम जनता, गरीब लोग करा करते थे। तो फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अब यहाँ जनसंख्या बढ़ना भी एक मुख्य कारण है फ्रांस में इतने बड़े बदलाव का। परिणाम तहत अनाज उत्पादन, यानी कि जो भी अनाज का प्रोडक्शन होता था की तुलना में काफ़ी मांग तेज़ी से बढ़ी। यानी कि प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि अभी पता चला कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य उस समय पाव रोटी की कीमतें तेज़ी से बढ़ी। वहाँ पर जो ब्रेड थी, ब्रेड लोग खाते थे, उसकी कीमतें अचानक बढ़ गई, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई
हो नहीं रही है, तो बड़ी डिमांड का प्रेशर सप्लाई पर पड़ेगा और कीमतें बढ़ जाएंगी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी कौन तय करता था? वेरी गुड, मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, यानी महंगाई ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी और मजदूरी यानी वेजेस यानी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब के बीच जो गैप होता है वो ज़्यादा हो गया। स्थितियाँ अब और भी ख़राब हो जाती हैं जब फ्रांस में सूखा यानी कि या तो ड्रॉट आ जाए या फिर वहाँ पर भयंकर बारिश हो जाए, ओले पड़ जाएं, नेचुरल डिजास्टर आ जाए। तो ऐसे में रोटी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। ऐसे में जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, यानी कि पुराने फ्रांस में इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। अब जीविका संकट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़े, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और अनाम, जिनका नाम मालूम नहीं होता, उन्हें अनाम कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, ये डायग्राम दे रखा है। तो इस डायग्राम को समझते हैं कि खाना कहाँ से आता है? खेतों से। अगर खेतों में किसी भी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है और फसल बर्बाद हो जाने की वजह से जब उसकी कमी मार्केट में उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में जीविका का संकट उत्पन्न होता है। उस समय पुराना जो गोदामों में माल रखा हुआ है वो मार्केट में लाकर बेचा तो जाता है, लेकिन उसको बेचने वाले लोग अपनी मन मर्जी की कीमतों पर मार्केट में बेचते हैं। अब जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग ये नहीं खा पाते हैं और उनके लिए जीवन संकट उत्पन्न हो जाता है। हालांकि ऐसी सिचुएशन फ्रांस में आम थी और ऐसी सिचुएशन आज के समय में जब भी उत्पन्न होती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब से गरीब आदमी तक अनाज पहुँचे। और लॉकडाउन के समय पर यही हुआ था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट राशन प्रोवाइड कराया गया था, ताकि कहीं ना कहीं खाने की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन उस समय फ्रांस में इस तरीके की सुविधाएं नहीं दी जाती थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। यानी मैंने बताया था आपको कि मिडिल क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है फ्रांस की क्रांति में। तो उन्होंने जो है एक सपना देखा, एक कल्पना की कि किस तरीके से हम जो भी अमीर लोग हैं यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं उनके विशेष अधिकारों का अंत करें। तो हम देखें, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, बस्टाइल वाला स्टार्टिंग में पढ़ाया था, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो पढ़े लिखे, पैसे वाले और नई सोच विचार के लोग थे। 18वीं सदी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, यानी कि मिडिल क्लास कहा गया, जिसने फैलते समुद्री पार व्यापार और ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति यानी प्रॉपर्टी इकट्ठी की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे, यानी कि कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल और वकील, लॉयर, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे फ्रांस की क्रांति में। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, राजा वही बनेगा जो राजा बनने के लायक होगा। इन लोगों का विचार यह था। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह कल्पना जॉन लॉक, जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की।
यानी कि ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हो। एक तो जॉन लॉक और एक रूसो। ये वो दो पढ़े लिखे लोग थे जो समाज में कहीं ना कहीं बदलावों के लिए नींव रख रहे थे। अपनी टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के जो दैवीय रूप होता है और जो निरंकुश अधिकार होते हैं उनके सिद्धांतों का खंडन किया। यानी कि टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने कहा कि जो राजा के पास अल्टीमेट पावर है, जो राजा अपनी मर्जी की करता है, वो गलत है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने कहा कि सरकार और राजा के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए जिसके आधार पर राजा काम करेगा। मॉन्टेस्क्यू भी एक तरीके से दार्शनिक था, जिसने एक बात कही द स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो मॉन्टेस्क्यू की किताब थी। इसमें उसने कानून व्यवस्था के बारे में बताया, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। करो विधायिका यानी कि एक तरीके से आपकी लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों बॉडी के बारे में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया वो आपका मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, जो रूसो और जॉन लॉक की तरह ही एक फेमस दार्शनिक यानी फिलोसोफर थे। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी और फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। व्यक्तिगत अधिकार मतलब कहीं ना कहीं इंडिविजुअल राइट की बात की जा रही है। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलून एवं गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस करती एवं पुस्तकों अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार हुआ। यानी कि अब इनके बारे में डिस्कशन कॉफ़ी हाउस, सैलून, बार और भी जहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते, न्यूज़पेपर, अखबारों में सब इस चीज़ पर डिस्कशन करने लगे कि किस तरीके से टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट में बात की गई है, किस तरीके से द स्पिरिट ऑफ लॉ में बात की गई है। और इस तरीके से लोगों के बीच जब डिस्कशन शुरू हुआ तो लोगों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उससे समझ सकें। इसी समय लुईस 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध लोगों का गुस्सा भड़क गया। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये जो फिलोसोफर थे इन्होंने अपनी फ़िलॉसफी लोगों को समझाई, लोगों को समझ में आ रही थी, और जिस समय लोगों को ये फ़िलॉसफी समझ आ रही थी उसी समय राजा ने जब कोई भी काम ऐसा किया जो जनता के खिलाफ था तो लोगों को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं राजा गलत है। एक तो हमारे ऊपर इतना गलत हो रहा है, हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, खाने को हमारे पास खाना नहीं है, ख़रीदने को पैसा नहीं है, तो हम इन बढ़े हुए टैक्सों को कैसे देंगे। पुराने टैक्स तो भरे नहीं जा रहे, नए कैसे देंगे। तो ये सब लोग बाग अब सोचने लगे और वो जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हुई और गुस्सा भड़का। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इन 3 टॉपिक में एक बात बताई। मैं तुम्हें इसका अगर कंक्लूज़न दूं तो सबसे पहले टॉपिक में हमने देखा कि किस तरीके से बस्ताइल के किले का विध्वंस हुआ। अब उसका विध्वंस क्यों हुआ उसके फ्लैशबैक में गए, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि समाज किस तरीके से बटा हुआ था पहले, दूसरे और तीसरे क्षेत्र में, जिसमें प्रथम यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के मज़े ही मज़े थे और थर्ड स्टेट के लोगों को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि उन्हें ही सारा टैक्स दिया जाना था। अच्छा, टैक्स की बात करें तो जो एक टाइद टैक्स था वो चर्च को दिया जाता था, जो टाइल टैक्स था वो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लेती थी, और बहुत सारे टैक्स नमक और तंबाकू और दूसरी बेसिक नीड वाली चीज़ों पर भी इनडायरेक्ट सरकार लिया करती थी। तो इस तरीके से जब ये टैक्स पे टैक्स सरकार ले रही थी, आम जनता के पास पैसा वैसे भी नहीं था, टैक्स सरकार बढ़ा रही थी और सरकार अपने खर्चों में कम कर नहीं रही थी। 10% का कर्जा
सरकार ने इतना कर्जा ले रखा था कि 10% ब्याज के रूप में देना पड़ता था, ब्रिटेन से दुश्मनी कर ली थी और न जाने क्या क्या। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। और उसके बाद समाज में एक नए वर्ग का हमने वो भी देखा विकास कि किस तरीके से मिडिल क्लास आई। उन्होंने मॉन्टेस्क्यू का नाम पढ़ा, रूसो का नाम पढ़ा, और उसके बाद जॉन लॉक का नाम पढ़ा। तो ये तीनों के तीनों नाम और इन तीनों के कामों ने समाज में एक ऐसी विचारधारा का उत्पादन किया, एक ऐसी विचारधारा समाज में लेकर आए जिससे लोग अब सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों कर रही है, इस पर सवाल उठाने लगे। और जनता ने अपना गुस्सा भी इसके प्रति दिखाया जब लुईस 16 ने टैक्स बढ़ा दिए। तो इससे अगला टॉपिक जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ी हो जाए और तुम सब बोर हो जाओ। तो इसका नेक्स्ट क्लास तुम्हें बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। ये मेरी पहली वीडियो थी एनसीईआरटी ट्यूटोरियल की। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलतियां हों तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।